संजय के लिए संजना हो जाना कितना मुश्किल था। जब मैं पैदा हुई तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ या किन्नर हूँ। इस बात का पता चलना कि आप एक किन्नर हैं, कैसा रिएक्शन था आपके घर में, आपके आसपास में, और खुद आपके अंदर का रिएक्शन क्या था? मुझे परिवार ने एक लड़के की पहचान दी, लेकिन मैं लड़की की तरह रहना चाहती थी। और उसके बाद में जब कुछ बड़ी हुई और जो मेरा रहन सहन था, तो वही समाज ने मुझे किन्नर की पहचान दी। आपके पिता आपसे नफरत करने लगे थे। एक ऐसा समय था कि मुझे लगता था कि शायद मैं इस दुनिया के लिए हूँ ही नहीं। जब मैं इस दुनिया के लिए बनी नहीं हूँ तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। जब आप लोगों के बीच में जाती थीं तो कैसा लोगों का रिएक्शन रहता था आपके प्रति? फील्ड पे जाते थे अपनी टीम के साथ में, तो वहाँ लोग जो दरवाजे बंद कर लेते थे, उन्हें लगता था शायद बधाई लेने के लिए आए हैं। किन्नर समाज है वो किन की पूजा करते हैं? हमारी पूरे किन्नर समाज की एक बहुचरी माता होती हैं जो हमारी कुलदेवी होती हैं, और सभी उन्हीं को मानते हैं। क्या आप अपनी जो ज़िंदगी है उससे खुश हैं या ऊपर वाले से कोई भी एक शिकायत आपको है? मेरे ख्याल से खुश तो कोई भी नहीं होता है अपनी पूरी ज़िंदगी पाने के बाद भी। तो कुछ शिकायतें हैं मुझे अपने आप से भी, समाज से भी और ऊपर वाले से भी। BHTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूँ मैं शरद। कहते हैं ईश्वर जब भी देता है समान रूप से देता है, लेकिन इस धरती पर आने के बाद इंसान में खुशी और गम का बंटवारा हो जाता है। क्या वाकई में सबके साथ हालात ऐसे ही हैं या फिर कुछ गलतियाँ ईश्वर से भी होती हैं, जिसका खामियाजा इस धरती पे आने के बाद कुछ लोगों को सामाजिक सोच और विभेद की वजह से चुकाना पड़ता है। हालांकि वो भी इंसान हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं और वो भी एक आम इंसान की तरह ही जीते हैं जैसे कि बाकी सब जीते हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके जवाब अब तक अनसुलझे हैं। आज हमारे साथ बात में दम है में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ज़िंदगी में मुश्किलों के बहुत थपेड़े झेले हैं, लेकिन उन सब से जूझते हुए आज समाज में उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। वो मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है और वो सामाजिक तौर पर भी एक्टिव हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं संजना सिंह राजपूत। संजना जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजना जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका जन्म हुआ तो आपका नाम घर वालों ने संजय रखा था, लेकिन वो संजय की नियति आगे चल के संजना में तब्दील हो गई। संजय के लिए संजना हो जाना कितना मुश्किल था? जब हम बात करते हैं कि नामकरण की या जन्मजात, तो मैं अगर अपनी बात करूं कि जब मैं पैदा हुई तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं लड़की हूं, लड़का हूं या किन्नर हूं। मैं खुद अपनी पहचान से अनभिज्ञ थी और अनजान थी। और अगर नाम की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं, तो हमें समाज ही देता है, परिवार ही देता है। तो जो नाम दिया वो मुझे समाज ने दिया, परिवार ने दिया, और जो भी लैंगिक आधार पर। तो मुझे लगता है कि जब मैं कुछ बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद में जब मुझे लगा कि मैं अपने नाम से मेच नहीं खा रही हूँ, या मेरा रहन सहन जो एक नेचुरल ईश्वर ने जो मुझे रूहानी तौर पर, आत्मीय तौर पर जो बनाया है, तो मुझे लगता है कि शायद वो नाम उससे मैच नहीं हुआ। बाकी और अगर इससे हटकर हम कोई बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपने तरीके से अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो वहाँ पर अगर मैं अपने उस परिवार का, समाज का दिया हुआ नाम स्वीकार नहीं करके अपने खुद जो ईश्वर ने मुझे बनाया है आत्मीय तौर पर, और हो सकता है कि ऐसा समाज की नज़रों में मैं संजय हूँ एक लड़के की तरह, लेकिन मेरा जो एक रहन सहन और जो मेरी आत्मा है पूरी तरह लड़की की तरह रहने की, तो शायद उसकी वजह से वो नाम मैच नहीं हुआ और उसको मैंने स्वीकार नहीं किया। तो वहाँ से शायद समाज की अवहेलना हुई। एक तरह से समाज का ऐसा मानना है, परिवार का ऐसा मानना है, लेकिन मैं अपनी खुद की पहचान के साथ में ही जीना चाहती थी। और जो मुझे लगा तो शायद ये नाम भी मुझे संजना वो मुझे समाज ने ही दिया। तो मैं अपने नाम से खुद अगर पहचानी जाती हूँ तो ये उस समाज का दिया हुआ नाम है। आपका जन्म एक राजपूत फैमिली में हुआ था
ठाकुर फैमिली कहें तो, उसमें जन्म होना और फिर इस बात का पता चलना कि आप एक किन्नर हैं, कैसा रिएक्शन था आपके घर में, आपके आसपास में, और खुद आपके अंदर का रिएक्शन क्या था? देखिए, मैंने अभी कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसे पता नहीं होता है कि वो क्या है। लैंगिक आधार पर एक बच्चे को खुद जन्म से पता नहीं होता है कि मैं क्या हूँ। ये बात तब पता चलती है जब वो बच्चा बड़ा होता है। बड़े होने के साथ साथ उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसकी बोली भाषा और समाज और परिवार तय करता है। वही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं बड़ी हुई, बड़े होने के साथ साथ जो मेरा रहन सहन और जो मेरा बोल चाल और जो मेरा परिवेश था कि मुझे लड़कियों की तरह रहना है, तो शायद वहाँ से मेरे लिए दिक्कतें शुरू हुई, वहाँ से मेरे लिए समस्या शुरू हुई कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे रहना चाहिए। तो जो समाज की बनाई हुई नियम हैं, जो सीमाएं हैं कि एक लड़के को लड़के की तरह रहना है, एक लड़की को लड़की की तरह रहना है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं तो एक लड़का भी नहीं और एक लड़की भी नहीं, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी पहचान की बात करूं, तो जैसे जन्म होने के बाद मुझे परिवार ने एक लड़के की पहचान दी, लेकिन मैं लड़की की तरह रहना चाहती थी। और उसके बाद में जब कुछ बड़ी हुई और जो मेरा रहन सहन था, तो वही समाज ने मुझे किन्नर की पहचान दी। तो मैंने अपनी खुद की पहचान डिसाइड नहीं की, या मैंने अपनी पहचान को खुद थोपा नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो ईश्वर की रचना है उस रचना के साथ में समाज में रहना चाहती थी। तो ये तीनों ही, अगर मैं लैंगिक आधार पे बात करूं पहचान की, तो समाज द्वारा ही दी गई है। और अगर मैं अपने आप को मानूं तो मैं एक इंसान हूं सबसे पहले, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्ची जब पैदा होती है तो वो भी निर्वस्त्र होती है, बच्चा जब लड़का पैदा होता है तो वो भी निर्वस्त्र होता है, और जहाँ पर किन्नर की बात करें तो वो भी निर्वस्त्र। तो ईश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है, लेकिन यहाँ पर एक पहनावे के आधार पर और एक लैंगिक आधार पर पहचान हमें समाज और परिवार देता है। तो बस कुछ नहीं, उस पहचान को हटाकर मैं अपनी खुद की पहचान के साथ में खुलकर जीना चाहती थी, और वही किन्नर होने का तबका और किन्नर होने का जो पहचान है वो भी मुझे समाज ने दी, तो मुझे वो भी स्वीकार्य रही। जब भी ये सब बातें होती हैं, इनको मुझे लगता है कि क्योंकि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, कहना बहुत आसान होता है, जितनी आसानी से आप कह रही हैं, लेकिन उसको खुद में स्वीकार कर पाना और सामाजिक तौर पर स्वीकार कर पाना शायद उतना ही मुश्किल होता है। मेरा सवाल ये है कि चलिए, समाज की बात तो मैं करूँगा, लेकिन सबसे पहला जो संघर्ष है, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ पाया, जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, आपका पहला संघर्ष आपके घर में ही हुआ, आपके पिता से हुआ, आपके भाई से हुआ। कैसे आपने इन सारी परिस्थितियों को फेस किया? ये मेरे लिए शायद एक बड़ा दर्दनाक, या मैं कहूँ बहुत पेनफुल रहा, क्योंकि मेरी अपनी अगर बात करूं तो आज के समाज में हम जो देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ भी पक्षपात होता रहा है, तो फिर हमारी तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, पुलिस में होने के बाद में मेरे भाई का थोड़ा सा एक अलग ही सोसाइटी थी, एक दबंग लोगों के साथ में, तो शायद उसके नाम को और या मेरे फादर के नाम को कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता था कि इनके घर में एक किन्नर पैदा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे। तो अमूमन हम बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यही लोग क्या कहेंगे के आधार पर और यही लोगों के कहने मात्र के डर से मेरे परिवार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, या मैं ये कहूँ कि बार बार उस चीज़ में ढालने की कोशिश की गई जिसके लिए मैं बनी ही नहीं थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वही रही कि मुझे उस पहचान में ढाल कर रहने के लिए कहा जाता था, उसके लिए दबाव बनाया जाता था, जो शायद मेरे लिए परफेक्ट थी ही नहीं, या फिर मेरे लिए बिल्कुल मैं उसको एडजस्ट कर ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे वो बड़ी दिक्कत वाली बात रही, और आए दिन वो सारी चीज़ें मुझे कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं उनके कहने से या उनके डर से मैं अपने जीवन को दांव पे नहीं लगाना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मेरा जीवन है, मुझे जीने का अधिकार है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, और बिल्कुल मैंने अपने हिसाब से जीना शुरू किया। इसके लिए चाहे किसी भी तरह का मुझे जोखिम उठाना पड़ा हो, या मुझे घर से मार खानी पड़ी हो, या मुझे घर छोड़ना पड़ा उसके लिए, तो मैं अपनी खुलकर एक वास्तविकता के साथ में समाज में रहना चाहती थी। समाज एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं अकेले रहना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी पहचान के साथ में ही आगे बढ़ना चाहती थी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शिकवा शिकायत के। समाज को मुझसे शिकायत रही हो, परिवार को मुझसे शिकायत रही हो, तो वो उनका रहा है, उनका नज़रिया रहा है।
लेकिन हर एक इंसान को अपने तरीके से और खुलकर जीने का अधिकार है, तो वो अधिकार के साथ में मैं जीना चाहती थी और आज मैं शायद जी भी रही हूँ। घर में क्या होता था, किस तरीके की बात होती थी? क्योंकि समाज तो छोड़ दीजिए, मुझे पता चला कि एक बार आपके भाई ने शायद आपको देख लिया था आपकी कम्युनिटी के साथ में, तो फिर बहुत लड़ाई हुई, बहुत झगड़ा हुआ घर में। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ, और शायद और मैंने कहीं आपको सुना भी था कि आपके पिता से भी आपका विवाद हुआ। आपके पिता बहुत नाराज़ होते थे, आप जिस तरीके से रिएक्ट करते थे, जिस तरीके से आप कपड़े पहनती थी उस वक्त में, उसको लेकर। तो क्या होता था घर में, मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं, मम्मी का जो दबाव रहता था कि तेरे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, तेरे बारे में ऐसा लोग बोलते हैं, तेरा थोड़ा सा पहनावा सही कर, ये बाल क्यों बड़े बड़े रखे हैं या नाखून इस तरीके से क्यों। और अगर मैं खाने की बात करूं कि मुझे अचार पसंद था, मैं अचार खाती थी तो उसमें मम्मी बोलती थी कि ये औरतों वाली हरकतें ठीक नहीं है, ये सुधार ले, वो चार लोग क्या बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में नहीं आती थी, मेरी समझ से परे थी कि अगर मैं खाना भी खा रही हूँ, अगर मेरे को अचार ज़्यादा पसंद है तो उसमें ये कौन सा तरीका है अब खाने के लिए भी, अगर के लोग क्या कहेंगे, ये हरकतें छोड़ दें, ये औरतों वाली हरकतें हैं, अच्छी नहीं हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती थी इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान करके रखा। मानसिक रूप से मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में कह लूँ या तनाव में कह लूँ सबसे ज़्यादा रहती थी। तो वो समय मेरे लिए बहुत दर्द भरा, या फिर ऐसा रहा है कि मैं अपने आप में लगता था कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब समाज स्वीकार नहीं कर रहा है और आसपास के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे रहेंगे ना, क्योंकि समाज थोड़ी ना तय करेगा। खाने से, पीने से, रहने से लेकर अगर सब कुछ समाज तय करेगा तो फिर मेरा क्या अधिकार है। तो ये सारी चीज़ों को लेके घर वालों की तरफ से दबाव होता था। घर वाले हमेशा प्रेशर, दबाव बनाते थे कि किस तरीके से रह रहा है, ये लड़कों की तरह ऐसे मत रहे, ये लड़कियों की तरह रहना सहना बंद कर, लड़कियों के साथ में रहना बंद कर। तो ये चीज़ों को लेके मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी और शायद मुझे लगता था कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। तो कई बार ऐसी स्थिति बनी भी और कई बार ऐसा सोचा भी, लेकिन वो उम्र मेरी बहुत कम थी, 16-17 साल। तो उस समय जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ। तो ये बड़ा एक था कि अगर मैं जाती भी हूँ तो कहाँ जाऊँगी, इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा लगता था, क्योंकि मेरे लिए बाहर की दुनिया बहुत बड़ी थी। जब परिवार मुझे उस लैंगिक आधार पर, मेरी जो वास्तविकता है कि किन्नर होने के लिए समाज मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, परिवार स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो बाहर कैसे रहूँगी मैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगता था। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को झेलते हुए कि नहीं अब ठीक है, घर में रहना है कैसे भी है, कि भले ही डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, लेकिन कम से कम घर में रह रही हूँ। तो वो एक मजबूरी वाला रहा था मेरा। आपके पिता आपसे नफ़रत करने लगे थे? मेरे ख्याल से अगर उस समय मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, अगर मैं बात करूं कि वो नफ़रत शायद उनके लिए जायज़ है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद, उनकी संतान उनके हिसाब से रहे, शायद बिगड़े ना। मैंने कहीं आपको ये कहते हुए सुना था कि जब घर में ही तिरस्कार होने लगा भाई से, पिता से, माँ से, तो फिर आप अकेले में जाके बहुत रोती थी। आप ईश्वर से कहती थी कि क्यों मेरे अंदर आपने इस तरीके की फीलिंग्स दी हैं, क्यों नहीं मेरी चाल बदलते हैं आप, क्यों नहीं मेरी सोच बदलते हैं। क्या होता था, आप कितने दुखी हो जाती थी आप? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी उस समय, ना कोई ज़्यादा परिचित थे, ना कोई मेरे मित्र थे, जो लोग थे तो वो भी मेरे को कमेंट्स करते थे, ऐसे नहीं ऐसे रहे, इस तरीके से। तो कई बार लगता था हताश हो जाना, निराश हो जाना, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि उस समय मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, मेरे सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक है जब आप एक अकेले हो जाएंगे, जब आपको परिवार का साथ नहीं मिलता है, समाज का साथ नहीं मिलता है, आपके साथ में जो मित्र लोग हैं उनका साथ नहीं मिलता है, वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक आपके रहन सहन को लेके भेदभाव होता है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा समय था कि मुझे लगता था कि शायद मैं इस दुनिया के लिए हूँ ही नहीं। जब मैं इस दुनिया के लिए बनी नहीं हूँ तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ऐसा कई बार विचार आए, कई बार ऐसा लगा मुझे कि क्या मतलब है ऐसे जीवन से। अच्छा, मैं उस क्षण के बारे में जानना चाह रहा हूँ जब फाइनली आपने ये तय किया कि नहीं, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, इस परिवार में नहीं रहना है, मेरी दुनिया शायद इस परिवार से अलग है। वो पल क्या था और कितना भावुक क्षण था आपके लिए और आपके परिवार के लिए जब आपने फाइनली ये तय किया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी? मेरे लिए था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मजबूरी में, क्योंकि
मैं अपनी वास्तविकता के साथ में उस समाज उस परिवार में नहीं रह सकती थी। तो मुझे एक फ़ैसला करना था कि अगर मैं परिवार में रहती हूँ तो मुझे समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार रहना पड़ेगा, और अगर मैं परिवार छोड़ती हूँ तो फिर वो परिवार का सहयोग और एक सपोर्ट जो है वो मुझे नहीं मिलेगा, तो अकेले क्या करूँगी। तो ये बहुत कठिन था मुझे ये फ़ैसला लेना, लेकिन मुझे अगर अपने अनुसार रहना है और अपने तरीके से मुझे रहना है तो परिवार छोड़ना भी ज़रूरी है। तो नहीं करते हुए भी, और एक कहते हैं कि मतलब उस स्थिति में ऐसा फ़ैसला लेना कि अब शायद मेरे लिए ये दुनिया नहीं है और मुझे अब अकेले सफ़र करना है, सारी चीज़ों को अकेले फ़ेस करना है, और वहाँ पे कोई मुझे समझाने वाला नहीं होगा, मेरे सर पे हाथ रखने वाला नहीं होगा। तो क्योंकि इतनी परिवार को छोड़ के इतनी बड़ी दुनिया में अगर मुझे जाना है तो बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ेगा। तो वहाँ से एक वो वाला भी पॉइंट शुरू हुआ कि अब मुझे अकेले सफ़र तय करना है, और अब दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा। और एक समय आया कि मुझे परिवार में ऐसी स्थिति बनी कि परिवार छोड़ना पड़ा। परिवार छोड़ने के बाद में फिर अकेले सफ़र तय करा, और अकेले जब सफ़र तय करा तो कई बार लगा कि तय नहीं कर पाऊँगी मैं आगे तक ये सारी चीज़ों को लेके। तो कई बार लगता था कि अब तो लगता है कि नहीं, वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, अब घर छोड़ा है, और कसम खाई कि नहीं, अगर ऐसे में कुछ करके दिखाना है तो वो सारी चीज़ों को लेके भी करती रहती थी, कुछ नहीं, कि परिवार में नहीं जाऊँगी। कैसे आपको मध्य प्रदेश में पहली जो सरकारी नौकरी है वो मिली, और जब आपको नौकरी मिली तो उसके बाद के रिएक्शंस क्या थे? मुझे लगता था कि शायद मेरा जन्म ही अलग चीज़ के लिए हुआ है, क्योंकि अपने समाज के साथ में रहने के बाद भी कई बार मुझे लगता था कि नहीं, ये समाज ही मेरे लिए नहीं बना है। तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मेरी जो साथ वाली थी, मेरी बहुत अच्छी कज़िन कह लो, तो उसने मुझे एक एनजीओ से जोड़ा था 2007 में। 2007 में जब एनजीओ से जुड़ी तो वो एक इंटरवेंशन प्रोग्राम था, जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के लिए हम स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर काम करते थे। वहाँ से जो है मेरे जीवन में एक बदलाव आया, या मैं ये कहूँ कि शायद मैं जो चाहती थी वहाँ पे ईश्वर ने वो रास्ता दिखाया। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई मेरी, एक एनजीओ के माध्यम से एक वॉलंटियर तौर पर मैं वहाँ जुड़ी, और 3 साल वहाँ पे वॉलंटियर तौर के मैंने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। और कुछ टाइम के बाद में एक रिसर्च हुआ, एक सर्वे हुआ कि मध्य प्रदेश में हमारे जैसे लोगों पर एक सर्वे हो रहा है कि कितने लोग हैं, और उस आधार पर वहाँ पर इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस तरह का कुछ सर्वे था, वो हम लोगों ने किया। और उसके बाद में फिर 2008 में मुझे प्रमोट किया गया एज आउटरीच वर्कर। जब आउटरीच वर्कर के रूप में मेरे को प्रमोट किया गया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्रोग्राम से जुड़ने का सबसे बड़ा एक जो मुझे खुशी थी कि वहाँ पर मैं अपने हिसाब से जो पहनावा था मेरा वो पहन सकती थी, मुझे आज़ादी थी, क्योंकि मुझे वो एक ऐसा मंच दिया गया था कि मैं वहाँ पे फीमेल की तरह रह सकती हूँ, मैं खुलकर रह सकती हूँ। वहाँ पे मेरे मुद्दों को लेकर बात होती थी, मुझे लेकर काफ़ी गंभीरता से सोचा जाता था। तो इसलिए मुझे एक अच्छा स्टेज मंच मिला, जहाँ से मुझे लगा कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक कारागर साबित होगा आगे के लिए। तो वहाँ पे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हुई, हम लोगों ने जब शुरू किया अपनी कम्युनिटी के बीच में, और फिर वहाँ से मैं अपने लोगों से मिलती थी, और जब मैं अपने जैसे लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो मुझे एक बल मिलता था, मुझे लगता था कि नहीं यार, और भी लोग हैं तो हम उनके साथ में मिलके ये सब कर सकते हैं। तो उन लोगों के बीच में जाने के बाद मेरी एक दुनिया अलग ही हो गई। जो मेरा परिवार समाज छूटा था वो एक अलग ही हो गया, मुझे एक नया दुनिया मिली, नया संसार मिला। आपको स्टेट आइकॉन भी बनाया गया राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। स्वच्छता में भी आपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो अभियान था उसमें काम किया। इन सब में जब आप लोगों के बीच में जाती थी तो कैसा लोगों का रिएक्शन रहता था आपके प्रति? क्योंकि एक तरीके से जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो शायद सामान्य परिस्थितियां नहीं कही जा सकती। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका वर्क प्लेस था तो क्या वहाँ भी आपको कुछ कमेंट्स सुनने को मिले, या जब आप फील्ड में काम करने जाती थी, जो जिम्मेदारियां आपके पास थी, तो क्या उसमें भी लोगों ने आपको वही ताने दिए जिनके बारे में आम तौर पर किन्नरों से जुड़े हुए जो जिक्र हैं वो किए जाते हैं? मुझे 2016 में स्वच्छता के रूप में एक स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जिला पंचायत की ओर से बनाया गया। तो उस समय जब हम फील्ड पे जाते थे अपनी टीम के साथ में, तो वहाँ लोग जो दरवाजे बंद कर लेते थे, उन्हें लगता था शायद बधाई लेने के लिए आए हैं, तो उनका एक अलग रिएक्शन होता था।
तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा लगता था कि आज हम एक दूसरे अच्छे लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। फिर वहाँ जो जिला पंचायत के सचिव सरपंच जो होते थे वो बताते थे कि ये आपसे बधाई लेने के लिए नहीं आए, ये आपको स्वच्छता के बारे में बताने के लिए आए हैं। चौपाल लगती थी, तो फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि नहीं ये बधाई के लिए नहीं आए, तो फिर वो अपनी समस्याओं को बताते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें सुनकर। फिर धीरे धीरे जब लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, समर्थन मिलने लगा, कि मुझे लगा कि नहीं उन लोगों का अच्छा है ऐसा, तो वो जो एक समय रहा है, मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक समय है कि मैं लोगों के बीच में एक अच्छी छवि स्थापित कर सकूं। और जो लोगों का नज़रिया है, लोगों की सोच हमारे लिए है बहुत ज़्यादा, कि नहीं किन्नर लोग ऐसे होते हैं, जो एक डर है उनके मन में, तो वो डर हटाने का मेरे लिए सबसे बड़ा एक समय था। तो उसके अंदर मैंने अपने जो भी टीम मेंबर हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बताते थे, अपने कल्चर के बारे में बताते थे, तो लोगों का नज़रिया वहाँ पर थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। लेकिन कई बार ऐसे कमेंट्स जो एक फप्तियाँ होती हैं, लोगों द्वारा कसी जाती हैं, अमून हमारे लिए जो लोगों का नज़रिया होता है बहुत ऐसा देखना, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देता था कि इतना सब करने के बाद भी लोगों का नज़रिया जो है वो वही वाला भेदभाव वाला, अरे वो देखो वो किन्नर आ गए, वो खसुए आ गए, वो देखो छक्के आ गए, वो हिजड़े आ गए, जो एक वर्ड रहता था लोगों का ना, तो वो मैं देखती रहती थी हमेशा कि बिल्कुल वो इस तरीके से कर रहे हैं। उनको कई बार तो मुंह पे बोल दिया जाता था, तो बड़ा हर्ट होता था। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो एक रिएक्शन होता था, हम जाने दो। तो ये चीज़ बड़ी तकलीफ देती थी मुझे। तो लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करती थी, और वही काम आगे चलकर जब सामाजिक उसमें विस्तार हुआ, मैं सामाजिक क्षेत्र में जब अपना करने लगी, तो वहीं से मेरा एक शुरुआत हुआ। चाहे वो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में खंडपीठ सदस्य के रूप में मैं 2018 में जब हुई, तो वहाँ मेरे काम को देखते हुए लोग मेरे को अप्रोच करते थे, मेरे से संपर्क करते थे कहीं ना कहीं फील्ड में बुलाने के लिए कि हम आपसे सहयोग लेना चाहते, तो वो मेरे लिए एक बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट मुझे मिलता था। जो किन्नर समाज की किंवदंतियाँ हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आधी हकीकत है आधा फसाना है, मैं उनके बारे में कुछ सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। किन्नर समाज में जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो परंपरा क्या है, कैसे ये फॉलो होती है, कैसे कोई गुरु और कैसे कोई चेला होता है किन्नर समाज में, मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ। ठीक जैसे कि हम एक आम समाज में देखते हैं, आपके आपसी संबंध होते हैं, जैसे कि समाज में आप देखते हैं कि दादा दादी चाचा चाची ऐसे ना वो एक संबंध बने हुए होते हैं, तो वैसे हमारे में भी गुरु चेला प्रथा होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। आज अगर हम बात करें कि मैं अगर एक घराने को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं घराने से जुड़ी हूँ, तो घराने से जुड़ने का एक परंपरा होती है जिसमें गुरु चेला मुख्य होती है कि हमें किन्नर घराने की परंपरा को अपनाना पड़ता है, हमें एक गुरु बनाना पड़ते हैं। तो वो एक गुरु और चेले की जो ये प्रथा है वो होती है। उसकी फिर बाद में जो भी है हमारी मौसी फूफी, मतलब जो भी है वो सारे रिश्ते बनते हैं, वहाँ भी हमारे सारे रिश्ते होते हैं आपस में। लेकिन गुरु चेला जो एक प्रथा जो संबंध होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो वो घरानों में सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ता है, वो मानना पड़ता है, और उसी के आधार पे सारे बाकी के रिश्ते अपने आप बनाए जाते हैं। तो वो कल्चर है, क्योंकि गुरु चेले का जो एक प्रथा है, जो परंपरा है, उसके बिना किन्नर परंपरा जो है वो अधूरी है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो किन्नर समाज है वो किन की पूजा करते हैं, क्या वो हिंदू हैं, क्या वो मुस्लिम हैं, क्या वो सिख हैं, क्या वो ईसाई हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में हकीकत है, किस धर्म की मान्यता किन्नर समाज मानता है, या किसी विशेष जो देवी या देवता हैं उनकी पूजा आपके यहाँ होती है? हमारी पूरे किन्नर समाज की एक बहुचरी माता होती हैं जो हमारी कुलदेवी होती हैं, और सभी उन्हीं को मानते हैं। और बाकी का क्योंकि हमारे किन्नर समाज में हर धर्म के, हर जाति के लोग होते हैं, तो ऐसा अभी मैंने कहीं पर नहीं देखा है कि कोई भी एक विशेष सांप्रदाय का विशेष सांप्रदाय को मान रहा है। क्योंकि हम लोगों में हमारी जो कुलदेवी हैं उनको सभी लोग मानते हैं। पूरा किन्नर समाज भारतवर्ष में जो है एक ही कुलदेवी है। उसके बाद में जो जिस सांप्रदाय का है, जिस भी धर्म का है, वो उस धर्म को फॉलो कर सकता है। वो अपने उसमें स्वतंत्रता होती है अपने हिसाब से रहने के लिए, अपने हिसाब से वो धर्म को मानने का, तो कोई पाबंदी नहीं होती है। हम अपने हिसाब से जो जिस रिलीजन का है वो उसको फॉलो करता है। संजना जी, अब हम अपने साक्षात्कार के अंतिम दौर में हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप अपनी जो ज़िंदगी है उससे खुश हैं, या ऊपर वाले से कोई भी एक शिकायत आपको है?
मेरे ख्याल से खुश तो कोई भी नहीं होता है अपनी पूरी ज़िंदगी पाने के बाद भी। तो कुछ शिकायतें हैं मुझे अपने आप से भी, समाज से भी और ऊपर वाले से भी। लेकिन हाँ, ठीक है, समय रहते वो सारी शिकायतों को भी दूर करने की कोशिश करती हूँ कि अब ईश्वर ने तो हमें जन्म दे दिया है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम इस जीवन को कैसे सार्थक और सफल बना सकते हैं, कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो वो मैं एक प्रयास करती हूँ, परिवार, समाज, जो भी समाज के लिए कर रही हूँ कि समाज का नज़रिया बदल सके, समाज की सोच बदल सके, कि वो किन्नरों को अलग ना देखें, अलग नज़रिए से ना देखें, उनके मन में हमारे प्रति भेदभाव ना रहे। क्योंकि एक तरह जो जिस तरह से एक महिला, एक पुरुष एक समाज में रहता है, उनको अधिकार है, तो वैसे ही भी है, वैसे ही हमें भी एक सम्मानीय जीवन जीने का अधिकार है। वैसे ही हमें भी एक्सेप्ट किया जाए, हमें भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, और हम भी किसी से कम नहीं। अगर एक है तो सिर्फ हम डिफरेंट तो क्या है, अगर जेंडर बेस लैंगिक के आधार पे, बाकी का तो सब कुछ सामान्य है। जो एक स्त्री में होता है, जो पुरुष में होता है, कि एक स्त्री भी उतनी ही अधिकारी हो समाज में रहने की, वैसे ही हमारा भी है। तो समाज को आज बदलने की ज़रूरत है, समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। और बाकी ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है, किसी में कोई फ़र्क नहीं किया है, तो समाज को भी कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। संजना जी, आपने हमें वक्त दिया इस खास साक्षात्कार के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और अपने जो शब्द हैं उनको मैं इस साक्षात्कार के अंत में बदलना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने प्रस्तावना दी थी तो उसमें ये कहा था कि ईश्वर से शायद कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपके साथ बातचीत करके मैं ये कह सकता हूँ कि शायद नियति में बहुत कुछ पहले से इसलिए लिखा जाता है ताकि वो आगे चल के एक समाज को दिशा देने का भी या समाज को सीख देने का भी काम करें। और वाकई में आपने जिस तरीके से ट्रांसजेंडर होते हुए इतनी मुसीबतों को झेलते हुए एक अपना अलग स्थान, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो वाकई में समाज को ये दिखाता है कि जो सामान्य पुरुष है या जो सामान्य महिला है वो भी शायद सामाजिक तौर पर इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी तरीके का जो भेद है वो समाज में न रहे, उस दिशा में जो संजना के प्रयास हैं हम चाहेंगे कि वो और फलीभूत हों। आज के इस साक्षात्कार में बस इतना ही। अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।